Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start chapter 6 of physics, equilibrium. So what is equilibrium? First we will read the definition. A book at rest, a body at rest or moving with uniform speed in a straight line or rotating with uniform speed is said to be in equilibrium. ठीक है, तो हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि बॉडी की दो ही स्टेट्स होती हैं, या तो वो रेस्ट में होता है या मोशन में होता है। तो अगर बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, या रोटेट कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो हम ऐसी बॉडी को इक्विलिब्रियम कहेंगे कि ऐसी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, यानी कि एक हालत इस्तेहकाम में है, सुकून में है। ठीक है, तो अगर बॉडी रुकी हुई हो अपनी जगह या यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही हो तो हम उसको इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो इक्विलिब्रियम एक कंडीशन है जो कि अप्लाई होती है बॉडीज़ पर। ठीक है, इसकी दूसरी डेफिनेशन है इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ ज़ीरो देन द बॉडी इज़ सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन में कहा जा रहा है कि अगर बॉडी पे लगने वाली तमाम फोर्सेस का रिज़ल्टेंट, यानी उन सब फोर्सेस को आप जमा करके एक रिज़ल्टेंट फोर्स निकालें और वो रिज़ल्टेंट फोर्स ज़ीरो आ जाए, ठीक है, यानी तमाम फोर्स ऐड होकर ज़ीरो आ जाएं, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, यानी तमाम फोर्सेस बैलेंस हैं, कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रही, तमाम फोर्सेस बैलेंस हैं और आपस में एक दूसरे को बैलेंस करके जो रिज़ल्टेंट आएगा, जो उसका आंसर आएगा, टोटल फोर्स जो आएगी वो ज़ीरो होगा। तो देयर शुड बी नो अनबैलेंस फोर्स ऑन द बॉडी। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में हम यही दो डेफिनेशंस पढ़ते हैं, या तो उसको इस तरह बयान कर लें कि रेस्ट में है, या उसको इस तरह कह लें कि उसके ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस जो हैं वो ज़ीरो हैं। ठीक है, तो ये दो डेफिनेशन है इक्विलिब्रियम की। अच्छा, वो ब्रांच ऑफ फिज़िक्स जिसमें हम स्टेशनरी बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं जो कि इक्विलिब्रियम में होती हैं, स्टेशनरी बॉडीज़ जो कि रुकी हुई होती हैं और रेस्ट में होती हैं, तो ऐसी बॉडीज़ के बारे में जिस ब्रांच में पढ़ते हैं हम, उसको हम कहते हैं स्टैटिक्स। ठीक है, तो हमने डायनेमिक्स पढ़ी थी पीछे, जहाँ हम मोशन की बात करते हैं। ठीक है, तो डायनेमिक्स में हम मोशन की बात करते हैं और जो फोर्सेस लग रही होती है मोशन के दरमियान उसकी बात करते हैं। लेकिन स्टैटिक बॉडी जो होती है, जो रुकी हुई होती है, उसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस के बारे में जो हम पढ़ते हैं वो स्टैटिक्स कहलाता है। अच्छा, अ बॉडी एट रेस्ट इज़ इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड अ बॉडी इन मोशन इज़ इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है उसको हम कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और अगर बॉडी मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो हम उसको कहेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। नाउ पैरेलल फोर्सेस। व्हाट आर पैरेलल फोर्सेस? फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल फोर्स, यानी वो फोर्सेस जो कि आपस में पैरेलल हों। ठीक है, क्योंकि फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्सेस की डायरेक्शन होती है। ठीक है, फोर्स एक स्ट्रेट लाइन जिस विद एन एरो हेड इस तरह शो की जाती है, जैसे हम यहाँ पढ़ेंगे। ये एक बार है, ठीक है, एक रॉड है या बार है जिसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं, F1 एंड F2। ठीक है, तो अगर ये दो फोर्सेस पैरेलल हैं, ठीक है, तो ये कहलाएंगी पैरेलल फोर्सेस। अगर इन पैरेलल फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है, यानी दोनों की डायरेक्शन ऊपर है या दोनों की डायरेक्शन नीचे है, ठीक है, तो हम इनको कहेंगे लाइक फोर्सेस। और अगर इनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो हम इनको कहेंगे अनलाइक फोर्सेस। ठीक है, तो पैरेलल फोर्सेस की दो टाइप्स हो गई, लाइक फोर्सेस एंड अनलाइक फोर्सेस। ठीक है, लाइक फोर्सेस में डायरेक्शन सेम होती है, अनलाइक फोर्सेस में डायरेक्शन डिफरेंट होती है। तो अगर हम रिजल्टेंट निकालना चाहें लाइक फोर्सेस का, तो हम दोनों फोर्सेस को ऐड करेंगे
तो चूँकि सेम डायरेक्शन है, इस वजह से दोनों फोर्सेस ऐड हो जाएंगी F1 प्लस F2। और अगर हम रिजल्टेंट निकालना चाहें अनलाइक फोर्सेस का, तो F1 और F2 अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी F1 माइनस F2। तो जो रिजल्टेंट होगा लाइक फोर्सेस में वो हमेशा ऐड होने पर आएगा फोर्सेस को, और अनलाइक फोर्सेस में जो रिजल्टेंट आएगा वो सब्ट्रैक्ट होने पर आएगा। नाउ अब हम पढ़ते हैं टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। तो टॉर्क क्या चीज़ है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। तो फोर्स अगर किसी चीज़ पे लग रही है, किसी बॉडी पे लग रही है, तो अगर वो उस बॉडी को रोटेट कर रही है यानी टर्निंग इफेक्ट दे रही है, तो उसको हम कहेंगे कि वो फोर्स टॉर्क अप्लाई कर रही है। ठीक है, उसको हम टॉर्क कहेंगे या मोमेंट ऑफ फोर्स कहेंगे। तो टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स के एक्शन से अगर टर्निंग इफेक्ट पैदा हो, बॉडी में रोटेशन पैदा हो, तो हम उसको कहेंगे कि बॉडी में टॉर्क पैदा हो गया। ठीक है, इसको टॉ से डिनोट करते हैं। इट्स SI यूनिट इज़ न्यूटन मीटर। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज अदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। चूँकि टॉर्क जो होता है या तो वो बॉडी में रोटेशन पैदा करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो जिस डायरेक्शन में आपकी क्लॉक मूव करती है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में क्लॉक मूव करती है उस डायरेक्शन को हम कहते हैं क्लॉकवाइज, और जिस डायरेक्शन में क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन जो होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो ये हमेशा याद रखें कि जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी डायरेक्शन होती हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हो। अगर जैसे यहाँ रोटेशन का इफ़ेक्ट आ रहा है, यहाँ पर बॉडी रोटेट कर रही है, तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, यानी अगर टॉर्क की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो इसका मतलब है कि ये एंटी क्लॉकवाइज है, और अगर टॉर्क की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब है क्लॉकवाइज रोटेशन। नाउ अब हम टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। टॉर्क बराबर होता है फोर्स मल्टीप्लाई मोमेंट आर्म। ठीक है, मोमेंट आर्म क्या चीज़ है ये हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, टॉ इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई D। The perpendicular distance between the line of action of force to the axis of rotation is called moment arm। अच्छा, फोर्स जो है वो जिस लाइन पे एक्ट कर रही है, यानी कि उसका जो लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन, इन दोनों के दरमियान अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मोमेंट आर्म आ जाएगा।